10 सेकेंड, 5 सेकेंड, स्टार्ट। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इधर देश के सामने जो स्थितियाँ आई हैं और विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत जो हमारे देश में स्थिति आई है, उससे देश के सम्मुख एक प्रश्न आ गया है और वह प्रश्न यह आया है कि यह देश और इस देश के नेताओं में किसका फैसला होना चाहिए और किसका फैसला प्रमुख होना चाहिए। पिछले दिनों का अनुभव यह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी प्रगतिशील विधेयक या कानून आए हैं, उनको लेकर हमेशा जो हमारी अदालतें रहीं, उन अदालतों ने जनता के विरुद्ध फैसला दिया। हम इन विधेयकों द्वारा जनता की सेवा करना चाहते थे। कल ही बीड़ी वर्करों के संबंध में जो चीज़ हमने पास की है, 1966 में हमने इसी संबंध में यानी बीड़ी वर्करों और सिगार वर्करों के संबंध में कोई कानून पास किया था, लेकिन उसकी भी वहाँ रोक दिया गया और इस तरह से यह मामला 6-8 वर्षों तक लटका रहा। सवाल यह है कि इस समय हम क्या अपने देश में ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं कि इस सभा को, जिसको आप संसद कहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसको संविधान में संशोधन करने के संबंध में मौलिक अधिकार होने चाहिए, क्योंकि समय बदल गया है। समाज का इतिहास बढ़ता है। समाज के इतिहास में कभी आदिम प्रथा आई और उसके बाद पूंजीवाद का युग संसार में आया। अब संसार में दूसरा युग आ गया है। अब संसार में इधर उधर परिवर्तन आ रहे हैं और वह एक समाजवादी प्रणाली की ओर जा रहा है। यह प्रणाली यह है कि जिस प्रकार से समाज का उत्पादन क्रम होता है, सारे का सारा समाज जब मेहनत करता है, उत्पादन करता है, तो उसका स्वामित्व सारे समाज को मिलना चाहिए। आज जो बड़ी विडंबना है, वह विडंबना यह है कि उत्पादन प्रणाली में सारा समाज हिस्सा लेता है, लेकिन उसका लाभ थोड़े ही मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होता है। यह जो राज्यसभा या लोकसभा है, जो संसदीय प्रणाली है, उसका मूल तत्व यह है कि हम जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार दें और अदालतों को अधिकार न रहें। अदालत के जजों को यह अधिकार न रहे कि वह जब चाहें हमारे कानूनों को तब्दील कर दें। जनता के प्रतिनिधि जिस चीज़ को स्वीकार करते हैं, उसको वे नामंजूर कर देते हैं। इसके संबंध में हमारी जो मांग है, वह यह है कि संविधान में संशोधन करने के संबंध में अक्सर लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल आया करते हैं, उसका मूल तत्व यह है कि जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाए और उनको प्रभुत्व दिया जाए। इसके संबंध में एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। इस संबंध में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक नए भारत का निर्माण करें
वह सपना हम देखते हैं। महोदय, संपत्ति के मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि 150 रुपया पाने वाला गरीब आदमी जो पोस्ट ऑफिस में जमा कराता है वह भी उसका संपत्ति का अधिकार है और उसके इस अधिकार को आप क्यों छीनना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस अधिकार का क्या फ़ायदा किसने उठाया है? क्या उस आदमी ने जिसके पास 150 रुपये की आमदनी है या जिसकी 150 रुपये की बचत है उसको कुछ फ़ायदा मिला है? या उन लोगों को फ़ायदा मिला है जो पूरे देश में 75 परिवार हैं और जिनका देश की 40% दौलत पर कब्जा है? अगर उसका फ़ायदा उन लोगों को मिला है जिन्होंने देश की 40% पर कब्जा कर रखा है तो हमें निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार करना होगा और हमको संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में भी से निकालना होगा और रोजगार को मूलभूत अधिकारों में शामिल करना होगा ताकि सरकार की जिम्मेदारी हो कि वह इस तरह की योजनाएं बनाए जिसमें सबको रोजगार मिल सके और नहीं तो उन लोगों को बेरोजगारी का भत्ता देना पड़े। तभी हमारा दृष्टिकोण इस दिशा में सही बन सकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप देखें कि आज क्या स्थिति है। आज स्थिति यह है कि आज एक आदमी खेती भी करता है, वह आदमी वकालत भी करता है और वह आदमी बिजनेस भी करता है। वही आदमी संसद का सदस्य भी हो सकता है और उसके साथ और 10 धंधे कर सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरी तरफ 20 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो गरीबी की न्यूनतम सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो इन दो स्थिति में हमें तुलना करनी पड़ेगी कि क्या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन निरीह लोगों को छोड़ दें कि जो देश के असली नागरिक हैं। अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाहते तो हमको निश्चित रूप से एक बात करनी पड़ेगी और अपने देश में इस प्रकार के कानून बनाने पड़ेंगे, इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिसमें एक आदमी को एक ही रोजगार हो, उससे अधिक नहीं, और उसमें उनको पेट भरने लायक दाम मिलना चाहिए। आज तो हमें न्यूनतम आवश्यकताएं चाहिए। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है। आराम नहीं चाहिए। उनको तो आज कपड़ा मिल जाए, रोटी मिल जाए, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिल जाए। यदि हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तभी हम देश को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। जिसके पास साधन है उसको छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास श्रम शक्ति है, जिसके पास केवल उसके हाथ पैर हैं, वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए सरकार के पास कौन सी योजनाएं हैं और वह उन योजनाओं को कैसे लागू करना चाहती है।